Okay, auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं गैलीलियो स्टेटमेंट से. लेकिन लेक्चर की स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता रहा हूं, इसमें ज्यादातर आपके पास थ्योरेटिकल चीज है, आसान डिफिनीशन है, वो डिफिनीशन में नहीं करवाऊंगा. ठीक है, गैलीलियो स्टेटमेंट. अभी हम डायनामिक्स पोर्शन में जा रहे हैं. ठीक है, न्यूटन लॉज से पहले गैलीलियो स्टेटमेंट था अबाउट द मोशन और एक्सेलरेशन. ठीक है, गैलीलियो स्टेटमेंट ये था कि स्लोप इज नेसेसरी फॉर मोशन और फॉर द एक्सेलरेशन. अब देखिए, अगर ये आपके पास लेट्स सपोज मास है, ये देखिए मैं मोबाइल इस बुक पे रख रहा हूं, तो इस मोबाइल पे नॉर्मल फोर्स होगा और नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है. तो गैलीलियो ने ये कहा कि अगर स्लोप हो तो देखिए मोशन होगा. ठीक है, और अगर स्लोप ना हो तो मोशन नहीं होगा. अगर स्लोप होगा तो मोशन होगा, अगर स्लोप नहीं होगा तो मोशन नहीं होगा. ये गैलीलियो का स्टेटमेंट था जो कि न्यूटन लॉज से पहले था. ठीक है, जब न्यूटन आया और उसने गैलीलियो स्टेटमेंट को देखा तो उस गैलीलियो स्टेटमेंट को उसने जनरलाइज्ड किया इनटू 3 इंपॉर्टेंट लॉज. लेकिन इसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी उसने मैथमेटिकल शेप दी. ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे मास m पड़ा हुआ है, तो इस पे नॉर्मल फोर्स है. आप देखिए ये नॉर्मल फोर्स है, तो ये आपके पास नॉर्मल एक्सिस है. दिस इज द नॉर्मल एक्सिस. ठीक है, ये आपके पास वेट ऑफ अ बॉडी. याद रखे, न्यूटन ने ये कहा कि इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल होगा थीटा, तो वेट ऑफ अ बॉडी नॉर्मल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाएगा जितना इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होगा. तो ये आपके पास W, और देखिए ये नॉर्मल एक्सिस है, तो W रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स. ये WY, दिस इज WX. अगर आप WX को देखें तो ये नॉर्मल फोर्स WX को बैलेंस कर रहा है, या नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू W cos थीटा, या नॉर्मल फोर्स आपके पास है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा. तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल फोर्स आपके पास है वो भी वेरिएबल है. अगर आप थीटा को चेंज करें, थीटा को आप चेंज करें तो नॉर्मल फोर्स आपके पास चेंज होगा. अगर मैं कह दूं थीटा 0 cos 0 is 1, नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ अ बॉडी. अगर मैं कह दूं थीटा इज 90 cos 90 is 0, नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर आप थीटा को बढ़ा रहे मींस 90 की तरफ बढ़ा रहे तो नॉर्मल फोर्स डिक्रीजेस, और अगर आप 0 की तरफ उसको कह रहे, ठीक है, डिक्रीज कह रहे, तो नॉर्मल फोर्स विल बी इंक्रीजेस. अब देखिए, इफ देयर इज नो फ्रैक्शनल फोर्स, अगर फ्रैक्शनल फोर्स आपके पास 0 हो, ठीक है, तो देखिए ये WY इस डायरेक्शन में मोशन है. इसका मतलब ये है कि WY इज द इफेक्टिव कंपोनेंट. नेट अनबैलेंस फोर्स आपके पास WY विच इज इक्वल टू W sin थीटा, MA इज इक्वल टू mg sin थीटा. मास और मास आपके पास कैंसल, A इज इक्वल टू G sin थीटा. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन. और इस इक्वेशन में अगर आप देखें, एक्सेलरेशन ओनली डिपेंड्स अपॉन sin थीटा. एक्सेलरेशन आपके पास होगा, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ थीटा, नथिंग एल्स. और यहां पर मैंने लिखा है एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास इफ फ्रैक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0. अगर इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ हो, फ्रैक्शनल फोर्स 0 हो, तो याद रखिए एक्सेलरेशन आपके पास होगा वो सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ एंगल पे डिपेंड करेगा. ठीक है, या साइन थीटा पे आपके पास जो है ये डिपेंड करेगा. तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा इफ फ्रैक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0. मास से इंडिपेंडेंट होगा. अगर इंक्लाइन प्लेन फ्रैक्शनलेस हो तो मास m वाला बॉक्स अगर आप इस पे मूव कर रहे हैं, या 2m मास या 3m मास, तो आपके पास एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम होगा इफ द फ्रैक्शनल फोर्स इज 0. और अगर फ्रैक्शनल फोर्स नॉन 0 हो तो फिर एक्सेलरेशन मास पे भी डिपेंडेंट होगा. ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहां पर फ्रैक्शनल फोर्स 0 है, वो सिर्फ इंक्लिनेशन एंगल पे डिपेंड करते, थीटा पे, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता. अच्छा, नॉर्मल फोर्स WX, W cos थीटा, एंड जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मोशन, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मोशन आपके पास जो फ्रैक्शनल फोर्स होगा इट विल बी इक्वल टू WY और इट विल बी इक्वल टू W sin थीटा. ठीक है, आप इसको देखिए, ये आपके पास मोबाइल सही है. अब अगर ये मोशन नहीं कर रहा तो इसका मतलब फ्रैक्शनल फोर्स ज्यादा है WY से. अगर
इसको हम स्लोप दे रहे हैं और ये मोशन, तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द मोशन, अब देखिए जब इसने मोशन जस्ट स्टार्ट किया उससे थोड़ा सा पहले फ्रैक्शनल फोर्स WY के बराबर होगा, ठीक है। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द मोशन फ्रैक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू WY। अब देखिए मैं अगर लिख लो फ्रैक्शनल फोर्स म्यू एन, ठीक है, म्यू आपके पास है दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल फोर्स इन नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और फ्रैक्शनल फोर्स आपके पास है दिस इज इक्वल टू W sin थीटा, और नॉर्मल फोर्स आपके पास है दिस इज W cos थीटा, दिस इज कैंसल, और ये आपके पास sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, या ये आपके पास टेंजेंट थीटा। इसको बेसिकली हम कहते हैं दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रैक्शन का आपके पास कोएफिशिएंट है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो देखिए अगर आपको इंक्लिनेशन एंगल गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, इससे आप कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रीवियस पेपर्स में एमसीक्यूज में आया इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। अगर इंक्लिनेशन एंगल गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन देगा। अच्छा, न्यूटन जनरलाइज्ड गैलीलियो स्टेटमेंट इनटू 3 इंपॉर्टेंट लॉज। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ आपके पास जो है दिस इज अबाउट द एब्सेंस ऑफ फोर्स, दिस इज अबाउट द एब्सेंस ऑफ फोर्स, और न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये कहता है इफ F इज इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। बॉडी या तो आपके पास रेस्ट में होगा या बॉडी आपके पास जो है ये यूनिफॉर्म मोशन करेगा, ठीक है। इफ देयर इज नो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, मींस बॉडी या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन करेगा, ठीक है। और याद रखिए इनर्शिया का डेफिनेशन भी यही है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में चेंज लाने को अपोज करे, उस प्रॉपर्टी का नाम इनर्शिया है। तो वो भी आपको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट स्टेट में चेंज लाने को अपोज करे, और ये भी आपके पास फर्स्ट लॉ। तो याद रखिए इनर्शिया का डेफिनेशन अगर आप देखें और इसका तकरीबन सेम है, तो इसलिए हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। नो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, नो एक्सेलरेशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ आपके पास जो है दिस इज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ फोर्स, दिस इज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ फोर्स सेकंड लॉ का स्टेटमेंट आपको ये है कि इफ देयर इज फोर्स, अगर फोर्स आपके पास नॉन जीरो एक्सेलरेशन विल बी नॉट इक्वल टू 0, और फिर कहता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इफ मास इज केप्ट कांस्टेंट। A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय F2। अगर आप फोर्स डबल कर ले एक्सेलरेशन विल बी डबल इफ द मास इज केप्ट कांस्टेंट। अगर आप फोर्स को हाफ कर ले एक्सेलरेशन विल बी हाफ। इफ द फोर्स इज कांस्टेंट acceleration will be constant. If the force is increasing, acceleration will be increasing. If the force is decreasing, acceleration will be decreasing. ठीक है, और मैं लिख लूंगा acceleration is inversely proportional to the mass if the force is kept constant. और मैं अगर इसके ratios को बना लूं तो A1 divided by A2 is equal to M2 divided by M1. Acceleration is inversely proportional to the मास। अगर आप मास को डबल कर जाए एक्सेलरेशन विल बी हाफ, अगर आप मास को हाफ कर जाए एक्सेलरेशन विल बी डबल इफ द फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एंड मास, और मैं अगर इसका रेशियोज मालूम करूं तो F1 M2 डिवाइड बाय F2 इनटू M1। अगर आप फोर्स को भी डबल कर जाए और मास को भी डबल कर जाए द रेशियो विल बी रिमेन सेम। अगर आप फोर्स को 4 टाइम कर जाए
मास को डबल कर जाए, एक्सेलरेशन विल बी डबल। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम खत्म कर ले, के एफ डिवाइड बाय एम, के आपके पास दिस इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एम, या एफ आपके पास होगा दिस विल बी इक्वल टू एम ए। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ स्टेटमेंट। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास और एक्सेलरेशन अगर गिवन हो तो फोर्स को आप इससे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अगर 1 किलोग्राम बॉडी पे, ठीक है, फोर्स लग रहा है और वो उस बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, तो फिर फोर्स आपके पास जो होगा वो 1 न्यूटन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है। याद रखिए, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये एक्चुअल फॉर्म नहीं है। एक्चुअल फॉर्म हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, वो आपके पास एक्चुअल फॉर्म है जो कि आगे आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ रिलेट करता है एक्सेलरेशन और फोर्स को। याद रखिए, न्यूटन सेकंड लॉ इज फॉर द रिलेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अक्सर प्रीवियस पेपर्स में देखिए एमसीक्यूज होता है कि न्यूटन सेकंड लॉ रिलेट डैश एक्सेलरेशन एंड फोर्स, acceleration and mass, acceleration, force and mass, and now these two acceleration and force, mainly Newton second law acceleration और force के लिए है। अच्छा, second law में important discussion आपके पास जो है connected bodies के, ये आपके पास M1, ये आपके पास M2, ये आपके पास M3, ठीक है, ये आपके पास फोर्स F, ये आपके पास फोर्स F। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज हो और वो कनेक्टेड हो और उस कनेक्टेड बॉडीज पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, इस मास M1 में एक्सेलरेशन A1, मास M2 में A2, मास M3 में A3 और सिस्टम में एक्सेलरेशन ASYS। तो एक बात याद रखिए, अगर 2 या 2 से ज्यादा कनेक्टेड बॉडीज हो और उस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो मास M1, M2, M3 और सिस्टम में जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। कनेक्टेड है ना, तो कनेक्टेड बॉडीज पे आप फोर्स लगा रहे हैं। और न्यूटन लॉज में जब हम न्यूटन लॉज को अप्लाई करते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज जो कनेक्टेड होते हैं उसको हम सिंगल बॉडी कंसीडर करते हैं। तो एक्सेलरेशन इन मास M1, acceleration in mass M2, acceleration in mass M3, it will be same। और इसको हम कहते हैं acceleration आपके पास जो है this is independent of mass, ये mass से आपके पास independent है। तो मतलब अगर इन तीनों के masses बराबर हो या ना हो, acceleration तीनों में आपके पास सेम प्रोड्यूस होगा। मैं स्टूडेंट्स को मिसाल ये देता हूं, एक ट्रेन मोशन कर रहा है, ट्रेन के इंजन के साथ 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, ट्रेन इंजन है और उसके साथ 2 बॉक्सेस अटैच है। एक बॉक्स में हेवी मास है और दूसरा बॉक्स बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, तो इंजन दोनों को खींच रहा है। तो अगर मैं ट्रेन इंजन को कह दूं कि ट्रेन इंजन का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो खाली बॉक्स का भी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और जो जिसमें हेवी मास है उसमें भी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्यों? इस तरह तो नहीं होगा कि हेवी स्लो जाएगा और जो खाली है वो तेज जाएगा। नो, दे आर कनेक्टेड। तो एक्सेलरेशन दोनों में सेम होगा, एक हैवी और एक लाइट। तो एक्सेलरेशन आपके पास सेम होगा। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। हाँ, फोर्स विल बी डिवाइडेड F1, F2, F3। मैं वो एग्जांपल आपको रिपीट करवा रहा हूं। अगर ट्रेन का इंजन है, 2 बॉक्सेस को खींच रहा है, एक बॉक्स में हेवी मास है और दूसरा खाली है, तो इंजन ज्यादा एफर्ट या ज्यादा एनर्जी या ज्यादा फोर्स किस पे लगाएगा? हेवी पे लगाएगा। ज्यादा फोर्स हेवी पे लगेगा, कम फोर्स लाइटर पे लगेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लूंगा F इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं लिख सकता हूं F1 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाई M2। ये मुझे क्या बता रहे हैं कि जो हेवी मास होगा उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, जो लाइटर मास होगा उस पे कम फोर्स लगेगा, बट आपके पास फोर्सेस का जो सम होगा इट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल फोर्स। इंजन जो टोटल फोर्स लगाएगा तो वो तमाम बॉक्सेस पे डिवाइड होगा
और फिर इन फोर्सेस, उन फोर्सेस का जो सम है वो टोटल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, ये बात याद रखें। सो द सम ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल फोर्स। ठीक है, तो ये आपके पास कनेक्टेड बॉडीज में इंपोर्टेंट डिस्कशन आपके पास हो गया। अगर मैं लिख लो m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 इज इक्वल टू 2 kg, m3 आपके पास 3 kg है। एंड लेट सपोज मैं इसको लिख लेता हूं 36 न्यूटन एंड F इज इक्वल 36 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन कनेक्टेड बॉडीज। कनेक्टेड बॉडीज पे 36 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, देन मैं आपसे क्वेश्चंस कर सकता हूं, मास m1 में एक्सेलरेशन क्या होगा, मास m2 में क्या होगा, मास m3 में क्या होगा, सिस्टम में एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, मास m1 पे फोर्स क्या होगा, मास m2 पे फोर्स क्या होगा, मास m3 पे फोर्स क्या होगा। यहां पर एक चीज मैंने डिस्कस नहीं किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि F1 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, ये मास m1 m2 पे कितना फोर्स लगाएगा, तो m1 के सामने कितना मास पड़ा हुआ है, m2 प्लस m3। 1 मास m1 m2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो m1 के सामने कितना इनर्शिया है, m2 प्लस m3 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, ये 2 3 पे कितना फोर्स लगाएगा, तो 2 3 पे जितना फोर्स लगाएगा तो 2 के सामने देखिए कितना मास है, m3, ये m3a आपके पास होगा। तो मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता हूं, 1 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, 2 3 पे कितना फोर्स लगाएगा। तो ये नो एमसीक्यूज, आप स्टेटमेंट एक ही नो एमसीक्यूज आपके पास बन गए। ये 3 बॉडीज है, दे आर कनेक्टेड, 36 Newton constant force act on a connected bodies or on a connected system. What will be the acceleration in mass m1, m2, m3 on system? What will be the force on mass m1? What will be the force on mass m2? What will be the force on mass m3? What will be the force by mass m1 on 2? What will be the force by mass m2 on m3? ठीक है, तो इसको आप लोगों ने मालूम करना है। तो मैंने कुछ देर पहले एक बात की है कि जब भी आप न्यूटन लॉस को इस्तेमाल करेंगे तो कनेक्टेड बॉडीज को आपने सिंगल सिस्टम कंसिडर करना होगा। सिंगल सिस्टम कंसिडर करना होगा किस तरह, एक्सेलरेशन को जब आप मालूम करते हैं तो टोटल फोर्स को आपने टोटल मास पे डिवाइड करना होगा। जो टोटल फोर्स आप लगा रहे हैं उसको आपने टोटल मास पे डिवाइड करना होगा। तो 36 न्यूटन और टोटल मास आपके पास कितने हैं, 6 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मास m1 में भी एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी आपके पास 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपके पास 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तमाम बॉडीज में प्रोड्यूस हो जाएगा। F1 क्या होगा, तो F1 इज इक्वल टू m1a, F2 इज इक्वल टू m2a, F3 इज इक्वल टू m3a। मास m1 1 है तो ये 6 न्यूटन, ठीक है, ये 12 न्यूटन, ये आपके पास बन जाएगा 3 6 18 न्यूटन। और अगर आप इसको सम करें तो 6 प्लस 12 18, 18 प्लस 18 36 टोटल फोर्स के बराबर आएंगे। तो मैंने आपको कहा था कि द सम ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल फोर्स। अगर मैं आपसे पूछूं F1 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, 1 2 पे, तो 1 के सामने 2 और 3 मास है, m2 प्लस m3 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, और m2 2 किलोग्राम, m3 3 किलोग्राम, 2 प्लस 3 5 किलोग्राम, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 न्यूटन आपके पास m1 m2 पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, F2 3 m3a के बराबर हो, मास m3 आपके पास क्या है 3 और एक्सेलरेशन क्या आपके पास 6, तो ये आपके पास 18 न्यूटन। 1 2 पे 18, 1 2 पे 30 न्यूटन और 2 3 पे 18 न्यूटन फोर्स को लगाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस तरह लिख लो मास m1 मास m2 ये मास m1, ये आपके पास m2, ये आपके पास m3, और इस पे मैं
एफ फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, या इसको इस तरह कर ले, ये m, ये आपके पास 2m, ये आपके पास 3m, दिस इज ए बॉडी, दिस इज बी बॉडी, दिस इज सी बॉडी, ठीक है। और इसके ऊपर मैं लिख लेता हूं MCQ नंबर 2। 3 कनेक्टेड बॉडीज है, ए बी एंड सी, ए का मास m है, बी का 2m है, सी का 3m है। मैं आपसे पूछ सकता हूं एक्सेलरेशन इन ए, एक्सेलरेशन इन बी, एक्सेलरेशन इन सी, एक्सेलरेशन इन सिस्टम, ठीक है। मैं आपसे पूछ सकता हूं ए पे फोर्स, मैं आपसे पूछ सकता हूं बी पे फोर्स, मैं आपसे पूछ सकता हूं सी पे फोर्स क्या होगा, मैं आपसे पूछ सकता हूं ए बी पे कितना फोर्स लगाएगा, बी सी पे कितना फोर्स लगाएगा। तो कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया कि टोटल फोर्स को आपने टोटल मास पे डिवाइड करना होगा। तो एक्सेलरेशन आपके पास जो है F, टोटल मास कितने, m प्लस 2m प्लस 3m, 6m, दिस इज द एक्सेलरेशन। चारों के आंसर आपके पास आ गए। FA इज इक्वल टू MA, या बट डायरेक्टली मैं लिख लूंगा MA मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, FB M 2m मल्टी, क्योंकि MB आपके पास 2m है, 2m मल्टीप्लाई बाय है, FC ये 3m है, 3m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो ये आपके पास F डिवाइड बाय 6 बन जाएगा, ये 2F डिवाइड बाय 6 बन जाएगा, ये 3F डिवाइड बाय 6 बन जाएगा, ठीक है। तो FA, FB और FC, ए बी पे कितना फोर्स लगाएगा, ए बी पे, तो ए के सामने 2m प्लस 3m, ये आपके पास 5m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, और ये 5F डिवाइड बाय 6 आपके पास बन जाए, ठीक है। बी सी पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये आपके पास 3F डिवाइड बाय सी, ठीक है। आपके पास बी जो है वो सी पे कितना फोर्स लगाएगा, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 3F डिवाइड बाय 6, क्योंकि 3m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो FBC भी आपके पास 3F डिवाइड बाय 6 होगा, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ कनेक्टेड बॉडीज। अगर 5 आइडेंटिकल बॉडीज है, आइडेंटिकल मीन सेम बॉडीज है, और उस पे कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, 5 आइडेंटिकल बॉडीज है, M M M M M आइडेंटिकल बॉडीज, और उस पे F फोर्स लग रहा है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इंडिविजुअल मास, तो फोर्स को इक्वली डिवाइड करें, F by 6, F by 6, सॉरी 5 बॉडीज है तो F by 5, F by 5, F by 5 हर एक पे। या अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो एक पे फोर्स क्या होगा, M मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, F डिवाइड बाय 5m, ठीक है। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। अगर आइडेंटिकल बॉडीज है फोर्स इक्वली डिवाइड होगा, अगर आइडेंटिकल बॉडीज नहीं है तो फोर्स इक्वली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास कनेक्टेड बॉडीज में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास बन गए। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ आपके पास जो है ये आपको नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बताता है, ये आपको नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बताता है, और ये आपको ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी अ रिएक्शन फोर्स which will be equal in magnitude but opposite in a direction. For every action force, there will be a reaction force which will be equal in magnitude but opposite in a direction. ठीक है, अगर फोर्स अप्लाइड होगा तो वो बॉडी रिएक्टिव फोर्स भी लगाएगा, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, डायरेक्शन में आपके पास अपोजिट होंगे। एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, एक्शन और रिएक्शन हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, कभी भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। और एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्यों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, वो सिंगल बॉडी पे एक्ट नहीं करते, इसलिए ये न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ में जरूरी बात है आपके पास है। मैं जमीन पे जा रहा हूं, मैंने किसी ऑब्स्टिकल के साथ टक्कर मारा, ठीक है, और मैं गिर गया, दिस बिकॉज ऑफ डैश, फर्स्ट लॉ इनर्शिया की वजह से। मैं जा रहा हूं जमीन पे, ऑब्स्टिकल के साथ में टकरा गया, आई फील पेन, पेन इज बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ, मींस रिएक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूटन 3 लॉज, और याद रखिए न्यूटन ने गैलीलियो स्टेटमेंट को जस्ट जनरलाइज किया इनटू 3 इंपॉर्टेंट लॉज, जिसको हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ कहते हैं। अच्छा, लीनियर मोमेंटम है आपके पास, लीनियर
momentum, the product of mass and velocity, the product of mass and velocity is known as linear momentum. Momentum is a vector. The direction of momentum will be always along the direction of velocity. The direction of momentum will be always along the direction of velocity. और देखिए मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम, ठीक है, मैं यहां पर लिख सकता हूं P is directly proportional to the mass if velocity is kept constant. P is directly proportional to velocity if the mass is kept constant. और मैं अगर इसके रेशियोज बना लूं P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाय M2, ठीक है, P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय V2. एक साइकिल है और एक कार है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? ठीक है, कार का ज्यादा होगा क्योंकि कार का मास ज्यादा है. दो सेम साइकिल्स हैं, एक तेज जा रहा है दूसरा स्लो जा रहा है, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा. ठीक है, बाकी इसका यूनिट आपके पास जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड इसके यूनिट है आपके पास. ठीक है, याद रखिए. तो ये आपके पास मोमेंट, अगर मैं मास को डबल कर जाऊं मोमेंटम विल बी डबल, अगर मैं मास को हाफ कर जाऊं मोमेंटम विल बी हाफ, अगर मैं मास और वेलोसिटी दोनों को डबल कर जाऊं मोमेंटम आपके पास 4 टाइम्स बन जाएगा. ठीक है, अगर मैं मास को डबल कर जाऊं वेलोसिटी को हाफ कर जाऊं द मोमेंटम विल बी रिमेन्स सेम. ठीक है, तो ये आपके पास मोमेंटम.